हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी और आज हम पढ़ेंगे साइंस का 13 चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी मैग्नेट के बारे में जानते हैं, बचपन में आप सभी लोग मैग्नेट से खेले होंगे। ये एक ब्लैक सा सब्सटेंस होता है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है, जो कुछ टाइप के सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट जो थी ये इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, इस चैप्टर को हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक कंसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिज्म अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर एंड थम्स रूल, रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म अकॉर्डिंग टू करंट, magnetism around bar magnet and circular coil, solenoid and electromagnet, Fleming's left hand rule, electromagnetic induction and Fleming's right hand rule, लेंज लॉ, और लास्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट क्या होती है, एक ब्लैक सा सब्सटेंस जो आपने देखा है। तो मैं ये बताने से पहले आपको कुछ और बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप अर्थ, जो हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, इसके बारे में आप फेमिलियर हैं सभी, है ना। ये जो अर्थ होती है एसएसटी में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जो ये अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, है ना। ये अर्थ में एक लेयर हो गई, ये सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर होती है। जो ये आउटर लेयर होती है इसको तो क्रस्ट कहते हैं और मिडिल लेयर को हम मेंटल कहते हैं, और जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं हम कोर कहते हैं। तो ये जो कोर होता है, इस कोर के अंदर क्या पाई जाती है, मैग्नेट पाई जाती है। इसको किसी ने ला के नहीं रखा, ये नेचुरली फॉर्म में है, इसलिए इस मैग्नेट को कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है? तो ये जो कोर के अंदर मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है, ये कई चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, कुछ चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना। और ये जो नेचुरल मैग्नेट है इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, है ना। Fe3O4 को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, जो कि क्या है, आयरन का ओर होता है, जिसे हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोर के अंदर जो मैग्नेट पाई जा रही है वो एक नेचुरल मैग्नेट है। इस नेचुरल मैग्नेट का जो फॉर्मूला है ना, वो होता है Fe3O4 होता है, ठीक है। ये एक और है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, जैसे इसे हम लोड स्टोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो नेचुरल मैग्नेट है इसे हम लोड स्टोन कहते हैं और ये अर्थ में फ्रीली रूप में पाई जाती है। क्लियर है? ये समझ में आया आपको जो नेचुरल मैग्नेट के बारे में क्लियर हुआ। अब ये जो मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट का वर्क क्या होता है, ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आयरन, स्टील, इस टाइप की कोई चीज़ें होती हैं, सब्सटेंस होते हैं, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट, जो मैग्नेट होती है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो करता क्या है, विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है, विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील एक्सेट्रा टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, स्टील जैसी चीज़ों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो बनी हुई है ये मैग्नेट है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये मैग्नेट के बारे में समझा और इसके बाद कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट भी उन्होंने बना के देखी, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने इनके बारे में समझने के बाद क्या करा, कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई। क्लियर है? तो उन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, लाइक जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है वो डिफरेंट शेप की होती है। जैसा कि ये आपको दिख रही है, पहली है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है,
ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट होता है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखा रहा है कि ये लॉन्ग है और रेक्टेंगुलर पीस है मैग्नेट का, है ना। तो ये बार मैग्नेट हो गई। इसके बाद जो सेकंड मैग्नेट होती है ये होती है हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट। ये हॉर्स शू यानी ये यू टाइप के शेप में होती है ना। यू शेप्ड मैग्नेट जो होती है उसे हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। तो इस तरह की ये मैग्नेट्स हैं, ये चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट मैग्नेट है आपकी मैग्नेटिक नीडल। ये जो मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है ये इस तरह से एक मैग्नेटिक नीडल होती है। ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या होती है, ये डिफ्लेक्शन होता है इसका। इस साइड भी डिफ्लेक्शन हो सकता है और इस साइड भी इसका डिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। जब इसके पास में कोई आयरन या स्टील की चीज़ें आएंगी, सब्सटेंस आएंगी, तो ये डिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह से होता है मैग्नेटिक कंपास। ये भी आपने देखा होगा, आपने इससे भी खेले होंगे, है ना। तो ये मैग्नेटिक कंपास होता है जो क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में ये नीडल सेट रहती है। जैसे आप इधर से उधर मूव हो गए तो ये नीडल्स भी चेंज होंगी। तो इस मैग्नेटिक कंपास से हम डायरेक्शन देख सकते हैं हम, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमें इससे डायरेक्शन पता चल जाती हैं। तो ये होता है मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम मैग्नेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो इट ऑलवेज अलाइन टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक थ्रेड से एक मैग्नेट को टांगा हुआ है ना, होल्ड करा हुआ है। तो जो ये जब मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में आती है तो इसका एक पोल तो क्या बताता है, साउथ को, और एक नॉर्थ को, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक तरफ मैंने ये सर्किल बनाया, एक तरफ स्टार्ट। जब इसे मूव कर दिया जाएगा और इसके बाद इसे रेस्ट पोजीशन में आएगी तो ये जो रेस्ट पोजीशन में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके ये मैग्नेट रुक जाती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट होती है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है। क्लियर है। तो इसी को हम पोल्स भी कहते हैं। क्लियर है। साउथ जो डायरेक्शन है उसको साउथ पोल कहेंगे मैग्नेट का, और जो नॉर्थ है उसे नॉर्थ पोल कहेंगे। जैसा कि हमने देखा था, जो अर्थ के कोर के अंदर क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। ये नेचुरल मैग्नेट है जिसमें क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। और ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इसको अगर हैंग कर दिया जाता है किसी चीज़ से तो ये साउथ टू नॉर्थ में रुक जाती है ना। ये तो होगी नेचुरल मैग्नेट, और ये हमारी सस्पेंडेड मैग्नेट है जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ऐसे रुक जाएगी। क्लियर है। तो ये इस तरह से लटकाने पर मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताती है। क्लियर है। ये जो पोल इस साइड को हम बोल देंगे नॉर्थ पोल, और जो ये साउथ साइड में जो मैग्नेट का हिस्सा होगा उसे हम बोलेंगे साउथ पोल। यानी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल और दूसरा होता है नॉर्थ पोल होता है। क्लियर है। तो जब भी मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में होती है, समझ में आया आपको, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताती है, और मैग्नेट के दो पोल हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाते हैं। जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अपोजिट पोल होते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर दो पोल्स हैं, मैंने बताया जैसे आपको। अगर इसके पास लाइक पोल, सेम पोल अगर एक दूसरे के पास रखे जाएंगे, जैसे मैं इस नॉर्थ पोल के पास दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दूंगा, तो ये मैग्नेट को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लाइक पोल्स हैं तो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। अब मैं इस साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल को रख दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट पोल्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, ये दूसरा साउथ पोल है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाऊंगा तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, है ना। इसे हम रिपल्सन कहेंगे। मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेट में हमेशा क्या होते हैं, डाईपोल्स होते हैं। यानी हर मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं। जैसे ये एक मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अगर इस मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर दिया जाएगा, है ना, अगर इस मैग्नेट को हम बीच में से ब्रेक कर देंगे तो भी बनने वाली मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। जैसे हमने इस मैग्नेट को ब्रेक किया तो ये एक मैग्नेट होगी, तो ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट में नॉर्थ जाएगा एक में साउथ, ये नॉर्थ इसके साथ भी रहेगा और ये नॉर्थ के साथ साउथ भी रहेगा, है ना। यहाँ साउथ पोल भी रहेगा। यानी हर मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल
अगर इसे वापस से ब्रेक कर दिया तो ऐसा नहीं है ये नॉर्थ रहेगा और ये साउथ, इसमें भी नॉर्थ और साउथ बनेगा, इसमें भी नॉर्थ और साउथ। हम छोटे से छोटा भी मैग्नेट ले लेंगे तो हर मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, इसे हम डाईपोल कहते हैं। यानी मैग्नेट के अंदर हमेशा क्या होता है, डाईपोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये मैग्नेट रखिए, इसे हम ब्रेक कर देंगे तो ब्रेक होने के बाद दोनों ही मैग्नेट्स के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे। अब जो मैग्नेट होती है, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट हमेशा क्या करती है, अपने चारों ओर एक एरिया बनाती है। जैसे मैग्नेट के सामने अगर कुछ हमने आयरन की कुछ आयरन रख दिया तो ये आयरन जैसे हमने पास लाया तो ये इस मैग्नेट को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक स्पेस में ही अट्रैक्ट करने लगा, जैसे इतना स्पेस है। यानी ये जो सर्टन एरिया मैग्नेट क्या बनाती है, अपने एक सर्टन एरिया बनाती है जहाँ इसका इफेक्ट रहता है, जिसमें ये किसी चीज़ को या तो अट्रैक्ट करता है या किसी चीज़ को रिपल करता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है या फिर किसी चीज़ को रिपेल करता है। तो मैग्नेट एक सर्टन एरिया के अंदर ही अपना क्या डालती है, इफेक्ट डालती है। इस इफेक्ट को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, 2 पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। जो मैग्नेट होती है उसके 2 पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसा भी मैंने बताया कि मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, डाईपोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड ये होता नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इमेजनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो इमेजनरी लाइंस बनाते हैं इसके चारों तरफ, ये इमेजनरी लाइंस क्या बताती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बताएंगी। तो ये जो मैग्नेट होती है, इस मैग्नेट से क्या होती हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस चलती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इसका फील्ड कितना है। और ये मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सब मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये सारी मैग्नेटिक लाइंस हैं जो कि फोर्स की डायरेक्शन को बताती है, फोर्स को बताती हैं। इसका मतलब समझ में आया। तो इस तरह से अगर कोई भी पार्टिकल इस मैग्नेट के पास लाया जा रहा है तो ये इसको कब रिपेल करेगा या कब अट्रैक्ट करेगा, ये फील्ड तो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाएंगी। तो ये इमेजिनरी लाइन क्या बताएंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बताएंगी। ठीक है, इस तरह से होंगी। तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं अराउंड बार मैग्नेट में। जो बार मैग्नेट होती है ये इस तरह की एक क्या है, बार मैग्नेट है ना। इसमें नॉर्थ और साउथ है। तो अभी मैंने बताया इस तरह से इसमें लाइंस चलेंगी। ये लाइंस जो हमेशा होती है नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, इस तरह से इधर से भी जाएंगी। तो ये आप एरो देख रहे हैं ना, एरो इससे पता चल रहा है जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ। कुछ इस तरफ से बाहर जाएंगी और एस की तरफ से कुछ मैग्नेटिक लाइंस अंदर की ओर जाएंगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस कहलाती हैं और इसे इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं ये लाइंस हैं, कुछ नॉर्थ से बाहर की तरफ भी जा रही हैं और कुछ मैग्नेट्स लाइंस जो हैं साउथ पोल में अंदर की तरफ भी आ रही हैं। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से, यानी निकलती तो नॉर्थ पोल पे और आती कहाँ पर है, टर्मिनेट कहाँ होती है, साउथ पोल पर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो नॉर्थ से जा रही हैं और साउथ पोल पर ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं। तो ये क्या शो करता है कि यदि अगर नॉर्थ पोल, अब आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा ही क्यों होता है भाई, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं ये इमेजिनरी लाइंस। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, पर ये एज्यूम किया गया है। और अगर ये नॉर्थ पोल जो था, अगर ये फ्रीली मूव हो रहा होता तो ये खुद ही साउथ पोल से चिपक जाता है ना जाकर, तो इसलिए ये फ्रीली मूव नहीं हो सकता है ना। तो ये हमें बताता है दिस शोज दैट इफ़ नॉर्थ पोल वॉज फ्री इज मूव इट वुड हैव मोर टूवर्ड्स द साउथ पोल, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर नॉर्थ पोल फ्रीली मूव करता तो ये किधर चला जाता, साउथ पोल की तरफ चला जाता और साउथ पोल से चिपक जाता, है ना, ड्यू टू अट्रैक्शन। भाई अभी हमने देखा ना कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्लेस वेयर दे आर क्लोजर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एट पोल्स। ये आप देख पा रहे हैं, देखो
जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, क्लोजर होंगी, है ना, वो तो क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, पोल्स पर होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोजर कहाँ होती हैं, ये पोल्स पर ही होती है। मैग्नेटिक लाइंस क्लोजर कहाँ है, पोल्स पे हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये पोल्स के पास ही क्या है, क्लोजर है, यानी यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी पोल्स पर तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि यहाँ पर देख रहे हो आप काफ़ी गैप है, तो यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस जगह पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। क्लियर है, और पोल्स पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताती हैं, है ना। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती हैं। यानी हम किसी भी लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करके मैग्नेट का फोर्स बता सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक लाइन होती हैं ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। जैसा कि ये नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, द टू मैग्नेटिक लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे ये मैग्नेट है हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हमेशा मैग्नेट इस तरह से ही जाएंगे, ऐसा नहीं एक दूसरे को कट करेंगी। जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, जो फोर्स होता है, तो फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी उसकी डायरेक्शन एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम वो दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है फोर्थ पॉइंट में कि फोर्स कांट हैव टू डायरेक्शन एट ए टाइम, क्योंकि बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अब हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आर क्लोज्ड होती हैं और कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं देख पा रहे हैं आप, ये एकदम क्लोज हैं और कंटिन्यूस कर्व भी बना रही हैं, है ना। तो ये देखो आप दिख रहा है आपको, ये कर्व बना रही हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये नॉर्थ से साउथ पोल में जा रही हैं और एक कर्व को ड्रॉ कर रही हैं, है ना। तो ये हमने अभी तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम देखते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। जो ओरेस्टेड थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये एक्सपेरिमेंट करते थे काफ़ी सारे, और ये ज़्यादातर अपने एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक करंट पर ही किया करते थे। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी देखा, तो जो एक्सपेरिमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, वो सब ज़्यादातर ओरेस्टेड ही करते थे। तो इस बार भी वो ओरेस्टेड जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक सर्किट बना हुआ है नीचे, है ना। तो ये इन सर्किट पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हमारा अपना इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ठीक है, तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने देखा इस सर्किट के पास में एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी। ठीक है, तो इनका सर्किट कंप्लीट था। इस सर्किट के अंदर क्या लग रही थी, बैटरी लग रही थी, है ना। ये बैटरी लग रही थी और वायर लगा हुआ था, है ना। ये बैटरी लग रही थी, स्विच लग रहा था और वायर लग रहा था इसमें। ठीक है, जैसे ही इन्होंने ये को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, तो इस वायर के पैरेलल में क्या है, मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। तो जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट होने लगी। और जैसा कि हम जानते हैं जब मैग्नेटिक नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट कब करती है, जब उसके पास कोई मैग्नेट आए। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही डिफ्लेक्ट करती है। लेकिन उन्होंने देखा यहाँ तो कोई भी मैग्नेट नहीं है, फिर भी ये नीडल डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है। तो उन्होंने जब इसको अच्छे से समझा तो उन्हें पता चला कि ये जो इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, इस करंट के फ्लो के कारण ही मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, तो करंट इसका रीज़न था। तो वो समझ गए कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है जितना मैग्नेट जितना पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज करके देखा। ठीक है, तो उन्होंने एक रिजल्ट तो ये दे दिया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, जो बैटरी का डायरेक्शन, जैसे पहले में प्लस पहले माइनस बाद में, उन्होंने माइनस पहले कर दिया और प्लस बाद में, है ना। तो इसका जो ये इस तरह का जो था ना फ्लो, अब उन्होंने चेंज कर दिया दूसरे एक्सपेरिमेंट में। तो भी वो क्या है, निडल डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ये इस तरह का डिफ्लेक्शन कर दिया तो भी निडल डिफ्लेक्ट हो गई।
अब देखो पहले के अंदर साउथ से नॉर्थ में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था तो डिफ्लेक्ट वेस्ट की तरफ हुआ था। सेकंड के अंदर डिफ्लेक्शन नॉर्थ से साउथ में हुआ तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हुआ। तो उन्होंने दो कंक्लूजन निकलाए कि डिफ्लेक्शन होगा करंट के कारण और चेंज होगा डायरेक्शन। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो निडल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ओरेस्टेड ने क्या कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिसिटी गिव राइज मैग्नेटिज्म। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिज्म होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसे जानने के लिए कई रूल्स बनाए गए। ठीक है, क्योंकि जब करंट होगा तो मैग्नेटिज्म होगा, तो मैग्नेटिज्म की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। इसे जानने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए है ना। उनमें इन रूल्स को हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो ये जो रूल्स होंगे, जैसे यहाँ पर है पहला एम्पियर स्विमिंग रूल्स। तो इस तरह से कई रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स को किस लिए बनाया गया है ये आपके कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आपको यही समझना होगा। ये क्या बताएगा हमें, मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन, यानी जो डिफ्लेक्शन होगा ऑफ मैग्नेटिक निडल में इन अकॉर्डेंस विथ करेंट। ठीक है, जो मैग्नेटिक निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा किसके अकॉर्डेंस, करंट के अकॉर्डिंग। इसे जानने के लिए ही हम क्या है ये रूल्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर ने क्या बोला, इसने बताया कि सपोज करो कोई एक पर्सन है वो इस तरह से क्या है स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा हो, यानी कुछ इस तरह से इसके लेग से इसमें करंट का फ्लो हो रहा हो और इसके हेड से आगे निकल रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर करंट का फ्लो हो रहा हो कि सच दैट करंट एंटर्स द मैन थ्रू हिज फीट एंड लीव हिज बॉडी थ्रू हेड, और इसके पास में कोई मैग्नेटिक निडल रखी है तो ये करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक निडल्स में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये डिफ्लेक्शन जो होगा वो किस तरफ होगा, वो इसका जो मैग्नेटिक निडल्स का डिफ्लेक्शन होगा इस मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ठीक है, अगर इस तरह से लेफ्ट हैंड की तरफ इसका डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से एम्पियर ने डिफ्लेक्शन ऑफ निडल को फाइंड किया था। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। सपोज ए पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सच दैट करंट एंटर्स द मैन थ्रू हिज फीट एंड लीव हिज बॉडी थ्रू हेड Suppose a person is swimming in the direction of current such that current enters the man through his feet and leave his body through head. Then the magnetic needle kept below it will get deflected towards his left hand. ठीक है, अगर उसके फुट से हेड की तरफ करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा स्नो रूल। ठीक है, तो ये जो स्नो रूल है इससे भी हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल फाइंड करेंगे कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर एस का मतलब हो गया साउथ, एन का मतलब हो गया नॉर्थ, डब्ल्यू का मतलब हो गया वेस्ट। ठीक है, यानी अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है तो जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का वो वेस्ट की साइड होगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था एम्पियर्स का स्विमिंग रूल, वो भी कुछ ऐसा ही था। इधर लेग था, इधर हेड था और इधर इसका लेफ्ट हैंड था, इस तरफ राइट हैंड था। तो लेग से हेड की तरफ अगर करंट का फ्लो हो रहा है यानी साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ पड़ रहा था, वेस्ट में ही पड़ रहा था। तो ये दोनों रूल सेम एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसे लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ निडल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट। अब स्टूडेंट देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर वायर जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगा।
तो इसे समझने के लिए, जैसा कि आप अभी तक समझ चुके हैं कि करंट के फ्लो से क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है ना, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें ये तो कंडक्टर हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, और इसके साथ में पूरा सर्किट कनेक्ट है। जैसे ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी के साथ यहाँ स्विच लगा है, ये देखो बैटरी है, ये वायर है, और एक स्विच भी इसमें यहाँ लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इस बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से होता है A to B। जैसे ही A to B अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने से इसमें क्या डेवलप होना चाहिए था, मैग्नेटिज्म। होगा कि नहीं होगा? तो हाँ, इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। अब अगर मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ है तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस भी बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी ही सही। अब ये मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी, ठीक है, इसे समझते हैं अब हम। तो इसे समझने के लिए आप देखो दोबारा से डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट जो कंडक्टर वायर है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, हमेशा कंसेंट्रिक होंगी। कुछ इस तरह से अगर वायर है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा। मैग्नेटिक लाइंस का कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब हो गया विच हैव ए कॉमन सेंटर, विच सर्किल हैव ए कॉमन सेंटर। तो अब इसका जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन कैसा होगा, अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस का रिवर्स कर दिया जाता है तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब जब हम देख रहे हैं करंट का फ्लो हो रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है। और जब करंट का फ्लो डाउनवर्ड कर दिया जाएगा, जैसे ही इसका फ्लो डाउनवर्ड कर दिया जाता है तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो क्लॉकवाइज हो जाती हैं। ठीक है, यानी ये लिखा था ना, मैग्नेटिक लाइंस रिवर्स एज वी रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो सेम ऐसा ही है। और साथ साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू करंट के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। यानी अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और मैग्नेटिक लाइंस भी ज़्यादा ही बनेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। अगर कंडक्टर यहाँ पर है तो मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा है, जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस कम होने लग जाएंगी, है ना। इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर है? तो यही था हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्किल बनाती हैं, मैग्नेटिक लाइन रिवर्स हो जाती हैं अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो। करंट का फ्लो अपवर्ड होता है तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, और करंट जब डाउनवर्ड फ्लो होता है तो मैग्नेटिक लाइंस क्लॉकवाइज हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के फ्रॉम कंडक्टर से। इज इट क्लियर? ये आपको आया अच्छे से समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम जो राइट हैंड थंब रूल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट थंब रूल है। इस रूल से क्या होता है, टू स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। अगर किसी पर्सन ने अगर कंडक्टर को ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है, राइट हैंड से पकड़ा है, तो जो उसका थंब होता है, उसका थंब तो पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो उसकी फिंगर्स होती हैं, ये जो फिंगर्स होती हैं, ये फिंगर्स क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब राइट हैंड में स्ट्रेट वायर पकड़ा हुआ हो तो जो थंब होगा वो तो करंट को बताएगा और फिंगर्स उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। जैसा कि आपको लिखा हुआ है ना, ये इसी तरह से आपको लिखना है। देन द डायरेक्शन इन विच आर फिंगर्स कर्ल्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है, ये इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब ये हमने स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़ा था, अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन होती है करंट की, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, सिमिलर ही है ये।
और अगर हमने इसको राइट हैंड में इस तरह से अगर हमने स्ट्रेट वायर को पकड़ा हुआ है तो इसका थंब क्या बताएगा, करंट को, और जो फिंगर्स बताएंगी यानी फिंगर्स क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा। अब देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा ये सर्कुलर लूप क्या है। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक ये स्ट्रेट वायर था, इसको आपने बेंड करके क्या बना दिया, सर्कुलर बना दिया, है ना। तो जब ये सर्कुलर लूप होता है इसी को हम बोलेंगे सर्कुलर लूप। तो इस सर्कुलर लूप को हम क्या करते हैं, बैटरी और सर्किट से कनेक्शन कर देते हैं। जब इसके अंदर करंट का फ्लो होता है तो यहाँ से अगर फ्लो होता है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह का होगा, और ये कैसे होगी इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट बाहर निकल रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और ये जो सर्कुलर लूप बनेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, जैसे कि आप अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहाँ से करंट एंटर करता है वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ से लीव करता है वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो एट सेंटर पे क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। सर्कुलर लूप बनाने के बाद हम करंट को ऑन करेंगे। सर्किट कंप्लीट करने के बाद हम करंट ऑन करेंगे। जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे तो इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। अब मैग्नेटिज्म डेवलप होगा तो जिस तरफ अपवर्ड होगी डायरेक्शन वहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जहाँ करंट डाउनवर्ड होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, और ये बढ़ते बढ़ते बीच में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आया, इस तरह से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो सिमिलरली ही आपको इस तरह से ही लिखना है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप से के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है तो हम लिख देंगे जो मैग्नेटिक लाइन होती हैं सर्कुलर होती हैं, और जहाँ पर एंटर करती हैं और जहाँ से लीव करती हैं, ठीक है, वहाँ पर सर्कुलर होती हैं। ये मैग्नेटिक लाइन जहाँ पर करंट एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है वहाँ सर्कुलर होती हैं। फिर विद इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय कॉइल द फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन। ये क्या होती हैं, एक सेम डायरेक्शन के अंदर एनक्लोज होती हैं। नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द मैग्नेट लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। सेंटर में जो मैग्नेटिक लाइन है पैरेलल हो जाती हैं। फोर्थ है, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। डिस्टेंस जो दूर जा रहा है इससे इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ पॉइंट था ये था, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है वहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो राइट एंगल्स में होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, और इसके बाद इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, ये है द पार्ट फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक लाइन्स एंटरिंग द कॉइल फेसिंग अस दैट इज कंसिडर्ड एज साउथ पोल एंड द अदर इज नॉर्थ पोल। जैसा कि अभी मैंने बताया, जब मैग्नेटिक लाइन एंटर करती हैं तो जहाँ से करंट एंटर हो रहा है वहाँ पर तो वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और जहाँ से लीव कर रहा होता है करंट वहाँ पर वहाँ क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यानी जो ये मैग्नेटिक लाइन्स हैं जो एंटर कर रही हैं कॉइल के अंदर वो एज ए साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह वर्क करती है। जहाँ से करंट का एंटर हो रहा है वो तो कहलाएगा साउथ पोल, और जहाँ से एग्जिट हो रहा है वो होगा नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो ये साउथ पोल हो गया, और एक हैंड तो उसका साउथ पोल हो गया और अदर हैंड उसका नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, अब जो करंट का फ्लो है, अगर जहाँ पर करंट का फ्लो क्या है क्लॉकवाइज है उसे तो हम साउथ पोल कहेंगे, जहाँ करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। जैसे ये नॉर्थ पोल क्या होगा, जहाँ पर करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है, और साउथ क्या होगा जहाँ पे करंट का फ्लो क्लॉकवाइज है। क्लियर है, तो इस तरह से इसे आपको मेंशन करना है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये एज ए मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। तो ये आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आपको एग्ज़ाम में लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर देना।
स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है ना। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड क्या होती है, एक लॉन्ग कॉइल होती है, ठीक है। एक लॉन्ग कॉइल होती है जिस पे काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर लिपटे होते हैं। जैसा कि ये एक कॉइल है, एक लंबी सी कॉइल है, इसके ऊपर इस तरह से कॉपर वायर लिपटे होते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। इस तरह से होती है सोलेनॉइड। जब इससे कनेक्टेड कर दी जाती है बैटरी, तो इससे क्या होता है, करंट पास, बैटरी कनेक्ट करने के बाद करंट पास कराया जाता है। तो करंट पास होने से क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से इसके अंदर एक बैटरी लगा दी गई और बैटरी लगाने के बाद सोलेनॉइड में बैटरी का स्विच ऑन कर दिया गया। तो इस तरह जो सोलेनॉइड थी, इसमें करंट का फ्लो हुआ। अब करंट का फ्लो जो होगा, तो इसके करंट के फ्लो से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सोलेनॉइड के साथ एक बैटरी कनेक्ट की, कनेक्ट करते स्विच ऑन किया और इसमें करंट पास हुआ। जैसे ही इसमें ये करंट पास हुआ, प्रोड्यूस हुआ, तो इससे प्रोड्यूस क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड था बिल्कुल उसी तरह से था जैसे कि बार मैग्नेट में हुआ था। तो बार मैग्नेट के थ्रू इसमें, जैसे ये बार मैग्नेट थी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो इसी तरह से सोलेनॉइड का भी एक साइड तो क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल, और दूसरा साइड क्या हो जाता है, साउथ पोल हो जाता है। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड बाय। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे चेंज की जा सकती है। तो जैसा कि ये एक सोलेनॉइड है, इसके ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, जैसे आप पढ़ चुके हैं अभी तक, जब इसमें करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब हम इंक्रीज कर दें अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि करंट के कारण ही तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर करंट ज़्यादा होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर करंट का फ्लो कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। सेकंड है इसमें, जो इंक्रीज कर दें हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। ये जो सोलेनॉइड है, इसके ऊपर अगर कॉपर वायर्स के जो टर्न है ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इनमें गैप होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा है इसमें, डिक्रीजिंग गैप बिटवीन टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। अगर हम कॉपर वायर के बीच का जो गैप है, अगर उसको कम कर देते हैं, ये जो कॉपर वायर है तो इसके बीच का गैप अगर हम कम कर देंगे, कम करने से क्या होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्न किए जा सकते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लपेटा जा सकता है। तो इस तरह से भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। जो ये सोलेनॉइड बन रहा है, इसके अंदर किस नेचर का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, तो इस मटेरियल के ऊपर भी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर। हम देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो हमने क्या किया, एक आयरन की नेल ली, इसके ऊपर हमने कॉपर वायर लगा दिया इस तरह से, तो ये क्या बन गया, एक तरह का सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। और हमेशा हम कॉपर वायर ही ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर वायर होता है। अब इसके बाद इसमें हमने क्या करा, एक सर्किट लगाया, और जैसे सर्किट ऑन किया तो इसमें एक मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हुआ। यानी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह वर्क करेगा, और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है। जैसा आपने सोलेनॉइड में पढ़ा था, ये भी इसी तरह से होगा कॉपर वायर में, ठीक है। हमने क्या किया, एक नेल लिया, नेल के ऊपर कॉपर वायर लगा दिए और उसको बैटरी से कनेक्ट करके बैटरी स्टार्ट कर दी। जैसे स्टार्ट की तो इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, है ना। और ये जो नेल है, ये क्या हो गई, मैग्नेट की तरह काम करने लग गई, है ना। तो जैसे यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच स्टार्ट बिहेविंग एज ए मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, बट एज करंट स्विच ऑफ मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो ये लॉस्ट हो जाता है इसका मैग्नेटिज्म। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर।
तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। दूसरा करंट फ्लोइंग इन कॉइल, जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा। इसके बाद है लेंथ ऑफ गैप बिटवीन पोल शुड बी लेस नहीं मोर, शुड बी मोर। जो इनके बीच का गैप है जितना ज़्यादा होगा तो इस पर उतने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स इस पर लगाई जा सकेंगे, तो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे क्योंकि अगर गैप है तो, ठीक है, गैप ज़्यादा है तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। यानी करंट अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, समझ में आया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इसमें मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेट से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण और जिसे डीमैग्नेट भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम स्विच को बंद कर देंगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और इसकी पोलैरिटीज़ को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी पोलैरिटी रिवर्स की जा सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ पॉइंट्स। अगर हम यहाँ जो ये नेल ले रहे हैं आयरन नेल, अगर आयरन नेल की जगह हम स्टील का यूज़ करें और उसे अगर बैटरी से कनेक्ट करके उसमें करंट फ्लो कर दिया जाए तो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिज्म है नहीं होगा, क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। और जब ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगा तो हम करंट का स्विच ऑफ भी कर देंगे तो भी क्या होगा, ये मैग्नेट ही रहेगा, यानी इसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता और इसकी जो पोलैरिटीज़ हैं वो भी चेंज नहीं होंगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज करने पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट। ठीक है, तो जब ये परमानेंट मैग्नेट बन जाती है तो इसमें वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो जाती है, वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर है? तो स्टील को यूज़ किया, स्टील इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एज इट डज नॉट लूजेज इट मैग्नेटिज्म इफ इट करंट इज स्विच्ड ऑफ फॉर्म देन इट बिकम ए परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इस परमानेंट मैग्नेट को क्या करते हैं, अगर रफ हैंडलिंग कर देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ये जो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये एपरेटस यूज़ किए जाते हैं। तो देख लेते हैं हम क्या क्या एपरेटस इसमें यूज़ किए हैं। सबसे ऊपर लगाया गया है इसमें सपोर्ट है, फिर ये एक फ्लेक्सिबल जॉइंट है, इसके बाद स्ट्रेट कॉपर वायर है जो कि करंट कैरिंग वायर होता है। ठीक है, इसमें हमेशा जो भी वायर लेंगे वो कंडक्टर वायर ही यूज़ किया जाएगा। इसके बाद ये एक टप है, इस टप के अंदर मरकरी भरा है और इस वायर को बीच में से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ब्रेक कर दिया गया है। बट ब्रेक करने के बाद भी ये क्या है, इसमें सर्किट कंप्लीट है क्योंकि मरकरी भी क्या है, गुड कंडक्टर होती है। तो एक हैंड इसका मरकरी में डिप है, दूसरा हैंड भी वायर का मरकरी में डिप हो रखा है। जब इसके अंदर करंट का फ्लो किया जाएगा तो क्या होता है, हम देखते हैं कि ये वायर जो है, वायर क्या होता है, वायर मूव कर जाता है, इससे बाहर निकल आता है तो करंट बंद हो जाता है। करंट बंद होने के कारण बंद हो जाता है तो ये वायर वापस से पीछे आ जाता है। ठीक है, तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। फिर इस तरह से करंट का फ्लो होने पर फिर ये किक आउट हो जाता है, इसमें से बाहर निकल जाता है ना। ये बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि इस पर करंट का जब करंट जा रहा है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, जो फोर्स इसको वायर को इस टब से बाहर ले जाता है। ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण ही वायर क्या हो रहा है, इसमें से आउट हो रहा है। फोर्स के कारण इसमें मोशन आया, मोशन के कारण ये बाहर आ गया। ठीक है, और जब करंट को हम बंद कर देते हैं तो ये फोर्स लगना भी बंद हो जाता है और इसका मोशन भी होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगर ये आपके एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ऑन प्रेसिंग द स्विच करंट फ्लोज इन वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन as it is placed between poles of magnet because force acts on it and wire gets
displaced from its original position. As it gets displaced, circuit breaks, current flow stops, due to which no force acts on wire and it returns to its original position. Again circuit gets completed, again force act and wire get displaced. This is how it goes on repeating. We conclude that when current carrying conductor is placed between poles of magnet, force act on it which produce motion it. क्लियर है? तो इसके अंदर जो ये मूवमेंट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, वो फोर्स उस पर लग रहा है. फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है. फोर्स लगने से ये मोशन में आ रही है. और ये फोर्स लग क्यों रहा है, क्योंकि ये मैग्नेट के बीच में रखा हुआ, ये वायर जो है मैग्नेट के बीच में है. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के बारे में. जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, अभी हमने देखा जहाँ करंट कैरिंग वायर होता है उसमें क्या होता है, अगर उसे मैग्नेट के बीच में रख दे तो उसमें फोर्स लगता है. फोर्स के कारण उसमें क्या आता है, मोशन होता है. ये मोशन कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है. और अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लेते हैं. जैसा कि आपने देखा था, ये एक वायर था, इस तरह से इधर एक मैग्नेट रखी हुई थी. ठीक है. और मैग्नेट रखी हुई थी और इस पर जो एक फोर्स लग रहा था वो कुछ इस तरह से लग रहा था. ठीक है. तो ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये कहता है कि आपको स्क्रैच करनी है आपकी फिंगर्स को, कि 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब. जैसे 4 फिंगर ये हो जाए, सेंटर फिंगर ये और थंब ये हो, इस तरह से स्ट्रेच करना है. तो 4 फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, जबकि सेंटर फिंगर करंट के बारे में बताएगी, और जो थंब होगा वो मोशन को बताएगा, यानी फोर्स को बताएगा. ठीक है. तो यही हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है. स्क्रैच योर 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी इन तीनों को परपेंडिकुलर लगना है एंड 90 डिग्री पर, सच दैट 4 फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन. ठीक है. तो ये इस तरह से इनको स्ट्रेच करना है. अब हम देखते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में. जो ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इसके बारे में हम समझते हैं. ये क्या करती है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना. यानी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोशन में लाती है, उसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. तो ऐसा इक्विपमेंट है, ये ऐसा डिवाइस है ये, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है. अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं. जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग current is placed in magnetic field, it experiences the force that rotate it. ये एक कॉइल है, इसको मैग्नेट के बीच में रखा गया है. ये एक कॉपर वायर की एक कॉइल है, ABCD एक कॉपर वायर की कॉइल है. इसके ऊपर क्या लगे हुए है, ये कम्यूटेटर लगा हुआ है. और कम्यूटेटर जो है इसको हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं. ठीक है. तो कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग भी कहा जाता है. ये क्या होती है, एक गोल सी रिंग होती है जो बीच में से डिवाइड होती है 2 पार्ट में. इसके ऊपर कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं. ठीक है. ये कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं, इसको इसके कांटेक्ट में बना के रखते हैं कम्यूटेटर के, और ये ब्रशेस बैटरी से कांटेक्ट में होते हैं. ठीक है. तो ये जो मेन आपका ये कम्यूटेटर होता है, ये कम्यूटेटर ही आपका क्या करता है, जो करंट की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करने का काम करता है. क्लियर है. ये आपको अच्छे से समझना है. ठीक है. और ब्रश क्या करते हैं, ये इसके कांटेक्ट में रहते हैं, कम्यूटेटर के कांटेक्ट में रहते हैं ब्रशेस. ठीक है. तो इसका प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. ठीक है. तो इसके बाद इसके वर्किंग के बारे में भी बात करेंगे, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है. अब आप ये भी देख लीजिए, जो भी मैंने बताया B1 B2 ब्रशेस हैं, इन ब्रशेस को नाम दे देते हैं, या B1 लिख देते हैं और ये B2 लिख देते हैं. तो इसका जो फंक्शन होता है, अभी मैंने बताया आपको, ये क्या है, टू मेक कॉन्टैक्ट विथ स्प्लिट रिंग. और स्प्लिट रिंग क्या होती है, अभी समझाया था मैंने. तो स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर फॉर्म करती है, जो स्प्लिटिंग रिंग कॉपर की बनी होती है. इसका फंक्शन होता है रिवर्स करना करंट की डायरेक्शन को. चलिए अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग को भी देख लेते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है. इसमें क्या किया, एक कॉइल ली, ABCD एक कॉइल ली, जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया, और इसके पैरेलल क्या बना दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया. कुछ इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया. इसको N और इसको साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दिया. जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, जैसे ये ABCD है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट A से B पास करते हैं, तो जैसे हमने A से B
करंट पास किया तो इसके बाद हम इस पर क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और इससे हम क्या है, इसकी डायरेक्शन पता करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और जब ये करंट को पास किया जाता है सी और डी से, जैसे करंट सी और डी से यानी डाउनवर्ड पास होता है करंट, जब करंट डाउनवर्ड पास होता है यानी सी से डी में आता है, तब क्या होता है, इस पर फोर्स नीचे की तरह लगता है और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जैसा कि हमने देखा ए बी पर करंट पास करने से ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा था और सी डी पर करंट पास होने से ये डाउनवर्ड हो रहा था। तो इन सेगमेंट सी डी करंट फ्लो फ्रॉम सी डी एंड फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड। तो ये जो दोनों फोर्स लग रहे थे ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं और अपोजिट होने के बाद कपल बना लेते हैं, जिसके कारण ये क्या होती है, कोइल रोटेट करने लग जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। When coil turns 90 डिग्री कम्यूटेटर लूसेस कॉन्टैक्ट विद ब्रशेस। जैसे ही कम्यूटेटर कोयल क्या होती है 90 डिग्री पे आती है, जैसे ये कम्यूटेटर लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये कम्यूटेटर है, कोयल जैसे 90 डिग्री पे आती है तो ये इनके गैप के बीच में आ जाती है, तो ये कम्यूटेटर से कांटेक्ट लूज कर देती है। लेकिन जैसे ही वो 90 डिग्री से थोड़ा सा मूव करती है तो ये वापस से कांटेक्ट में आ जाती है कम्यूटेटर के, है ना, स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में आ जाती है, उसमें करंट का फ्लो वापस से होने लग जाता है। और ये जो करंट का डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन क्या हो जाता है, अब BADC हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, ठीक है। वर्किंग आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और दूसरा आपको ये कम्यूटेटर का वर्क क्या है और ब्रशेस का वर्क क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बट मैंने वर्किंग भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट अभी तक हमने देखा जहाँ इलेक्ट्रिक करंट था वहाँ पर क्या था, मैग्नेटिज्म था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिज्म होता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जहाँ मैग्नेटिज्म होगा वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट होगा या नहीं होगा। तो मैग्नेटिज्म के कारण अगर इलेक्ट्रिक करंट आता है तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के कारण करंट का प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इसे हम लिख सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है, मैग्नेटिज्म के कारण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। क्लियर है। अब इसे हमें समझना है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, दो मैग्नेट लेंगे, ठीक है। दो मैग्नेट लेंगे जो अपोजिट पोल्स की होंगी, क्लियर है। और जैसा कि आप जानते हैं जो अपोजिट पोल्स होते हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी इसके बीच में आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर चिपके नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो मैग्नेट ली ए और बी, ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। इसके बीच में हमने एक वायर लगा दिया। इस वायर, ये जो वायर होगा ये वायर कंडक्टर वायर होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये इसमें करंट का फ्लो हो सके, ऐसा वायर लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ कॉपर वायर को कंसीडर कर रहे हैं तो ये कॉपर वायर हमने लिया। अब ये जो कॉपर वायर है इसके साथ हमने अटैच किया एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इस कॉपर वायर के साथ हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर आप समझते हैं ना, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अगर उसमें हल्का सा भी करंट होगा तो वो डिफ्लेक्शन उसमें होना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लग जाएगा। तो हमने इससे गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। और जब ये वायर इन मैग्नेट के बीच में जब रेस्ट पोजीशन में था तो इसके बीच में करंट क्या था, ज़ीरो आ रहा था, यानी इसमें कोई करंट नहीं था, यानी निडल डिफ्लेक्ट नहीं हुई गैल्वेनोमीटर की। तो हमने क्या किया, ये इस वायर को थोड़ा सा मूव किया, इसको अपवर्ड मूव किया। तो जैसे ही हमने इस वायर को अपवर्ड मूव किया, अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं भी कर सकते हैं, बट हमने जैसे अपवर्ड इस वायर को इस मैग्नेट के बीच में मूव किया तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। सपोज ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हुआ तो यानी इसमें करंट इंट्रोड्यूस हुआ।
फिर हमने इस वायर को क्या किया, रेस्ट पोजीशन में रखा। तो जब रेस्ट पोजीशन में रखा तो डिफ्लेक्शन वापस से 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसको वायर को डाउनवर्ड लेके गए। जैसे हम डाउनवर्ड लेके गए तो इस गैल्वेनोमीटर में वापस से डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अपवर्ड में जैसे सपोज लेफ्ट हुआ था तो डाउनवर्ड में लाने के बाद ये डिफ्लेक्शन राइट साइड हुआ, ठीक है। अभी हम लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि जैसे वायर को मैग्नेट के बीच में मूव किया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन का मतलब है इसके अंदर कोई करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो करंट है इसको हम कहेंगे इंट्रोड्यूस करंट, क्योंकि ये क्या किसी बैटरी के कारण नहीं आ रहा है, ये रिलेटिव मोशन करने के कारण इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। तो इस करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट के नाम से जानेंगे, क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंट कई बार करके देखा गया कि ये वायर को कई बार अप डाउन मूव किया गया और जितनी भी बार इसे अप डाउन मूव किया गया इसमें करंट फ्लो हुआ। अब ये करंट इतना ज़्यादा नहीं था, इस करंट की स्ट्रेंथ कि इससे हम कोई अप्लायंस चला सकें, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी के कारण करंट नहीं था, ये क्या था, एक इंड्यूस्ड करंट था, ठीक है। रिलेटिव मोशन के कारण इसमें डिफ्लेक्शंस हो रहा था, क्लियर है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब हमारे माइंड में ये आया क्वेश्चन कि इसके अंदर इसको रिलेटिव मोशन किया जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन करने के कारण इसमें करंट कैसे आ रहा है, ठीक है। इसको करंट कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो मैग्नेट होती हैं तो ये मैग्नेट से एक मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं और जैसे ही हम इस वायर को अप या डाउन मूव करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती हैं, कट करती हैं। जैसे ही ये इसको कट करती हैं तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज होती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज होने के कारण ही इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है, जिसके कारण इसमें करंट इंट्रोड्यूस होता है, क्लियर है। तो इस तरह से इसमें करंट का इंट्रोड्यूस हो रहा था, इसी को हमने कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर है। तो एक चीज़ और आप समझ लो थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, क्योंकि ये आपकी 11th-12th क्लास में आएगा। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो फ्लक्स अपॉन टाइम होती है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर फ्लक्स चेंज किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो इसी के कारण इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में चेंज आ रहा है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ करंट इज अ कंडक्टर व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट, द करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, क्लियर है। तो इस तरह से आपको अभी क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब लिखना है और ये लिखने के साथ साथ ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है, तब आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जहाँ पर करंट होगा तो करंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और उसमें मोशन भी होगा, ठीक है। ये जो करंट है अभी आपने जो पढ़ा इंडक्शन में, तो ये करंट जो था इंट्रोड्यूस करंट था। तो इंट्रोड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन, अगर इन तीनों की डायरेक्शन की बात की जाएगी कि इनकी डायरेक्शन कैसे देखी जाए तो ये फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या है, ये काफ़ी सिमिलर है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की तरह, ठीक है, काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस यहाँ पर लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड का यूज़ किया जा रहा है। इस तरह से उसमें 3 फिंगर्स थी, ये 4 फिंगर थी, ये सेंटर फिंगर थी और ये थंब था, ठीक है। तो इसमें भी यही तीनों चीज़ें हैं, है ना। अब इसके अंदर जो 4 फिंगर थी, वहाँ पर जो 4 फिंगर थी वो क्या बता रही थी, मैग्नेटिक फील्ड को, और यहाँ भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को ही ये इंडिकेट करेगी, ठीक है। बट फ़र्क इतना सा है, वहाँ लेफ्ट हैंड था, यहाँ राइट हैंड है। इसके बाद जो थंब था वो थंब वहाँ पर मोशन और फोर्स के बारे में बता रहा था। अब यहाँ तो फोर्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ मोशन का काम है, तो यहाँ पर ये थंब मोशन को इंडिकेट करेगा। और जो सेंटर फिंगर थी वो सेंटर फिंगर क्या बता रही थी, वो करंट की डायरेक्शन को बता रही थी। यहाँ भी करंट की डायरेक्शन है, बट कौन सा करंट है, यहाँ इंड्यूस्ड करंट है, तो ये इंड्यूस्ड करंट को बताएगी, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे किस तरह से, स्क्रैच योर 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब तीनों 90 डिग्री पर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सच दैट 4 फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड सेंटर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्लियर है।
ये हमारा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जहाँ भी हमें इंडक्शन की बात होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पर हम डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से ही फाइंड करेंगे। अब देखते हैं हम लेंज लॉ। लेंज लॉ में क्या है, ये लेंज बोलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, तो जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी कि वो जिस कारण से जो इलेक्ट्रिक करंट है जो इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट है वो जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है उसी कारण को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो उसको जो अपोज करेगा वही उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो लेंज ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द कोर्स दैट प्रोड्यूस इट। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या किया, एक मैग्नेट ली, एक कॉइल ली ए, उसके सामने एक मैग्नेट रख दी, उसका नॉर्थ पोल रख दिया। सपोज करो कि इसकी जो डायरेक्शन फाइंड करनी है हमें, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, तो जैसे ही ये कॉइल के पास मैग्नेट आ रही है तो मैग्नेट के अपोज में इसकी डायरेक्शन होगी, है ना। ये जो ए कॉइल है एन के टूवर्ड्स नहीं जाने के बजाय एन के पास नहीं जाएगी, इससे दूर जाएगी, तो यानी इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, उल्टी होगी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो ये इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसमें पहले मोशन होगा और मोशन के कारण इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। जो प्रिंसिपल क्या है, व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। जो अभी आपने प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल वही है जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, वही इसका रूल प्रिंसिपल है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, दो मैग्नेट ली, इसके बीच में एक कॉइल रख दी। ठीक है, इस तरह से ये ABCD एक कॉइल रख दी, इसे लिख भी देते हैं हम ABCD एक कॉइल रख दी, और इसको हमने किससे, कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया। ये जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटर क्या है, कॉपर वायर का बना है, कंप्लीटली कॉपर वायर का बना हुआ है, कॉपर की रिंग है ये। ठीक है, और ये जो कम्यूटेटर है इसको हम स्लिप रिंग भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपने मोटर में पढ़ा था, मोटर में तो ये स्प्लिट रिंग थी, यहाँ पे स्प्लिट ना होके ये स्लिप रिंग है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होती है, और इसके ऊपर लगे होते हैं कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं। जो कार्बन ब्रशेस एक वायर से कनेक्टेड होते हैं, और ये वायर आगे जाके किससे कनेक्टेड हो रहा होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो वर्किंग है, ये वर्किंग आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट यहाँ मैंने आपको लिखा हुआ है अगर वर्किंग, बट ये आपके सिलेबस में नहीं, किसी भी CBSE के सिलेबस में ये नहीं है। पर आपको अगर स्कूल में पढ़ाया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं आपको AC जनरेटर का पूरा वर्किंग और मोटर का भी मैं आपको पूरा वर्किंग अच्छे से एक्सप्लेन करके एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बट यहाँ आपको ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग क्या है, कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से। यहाँ पर आपको काम आएगा एक तो कम्यूटेटर क्या होते हैं, ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के काम आते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात है, ये जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश क्या होते हैं, ये जो कार्बन ब्रश होते हैं ये स्लिप रिंग के कॉन्टैक्ट को बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, और AC जनरेटर होता क्या है ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बट वर्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। इज़ इट क्लियर? बट मैं इसे फिर भी बता रहा हूँ कि लिखना क्या है। इमेजिन कॉइल ABCD इज इन ए horizontal position, now is rotated in anti-clockwise direction between poles of magnet by rotating its shaft. When coil rotates, AB of coil moves down, cutting magnetic field lines to of north pole, and CD moves up, cutting magnetic field lines of south pole, due to which induced current is produced. Applying Fleming's right hand rule, direction of current is B to A, BA DC and D to C. Current is external circuit flow from brushes B1 and B2, B1 to B2.
ये जो B1 है ये B2 है, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन साइड्स AB एंड CD विल इंटरचेंज देयर पोजीशन, सो AB स्टार्ट्स मूविंग अप एंड CD मूव्स डाउन, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, C to D एंड A to B, तो ये हो जाएगा CD AB। क्लियर है। एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम B2 टू B1, इस तरह से आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये आप आगे फर्दर पढ़िएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अर्थिंग के बारे में। ये अर्थिंग क्या होता है, ठीक है, तो इसे समझते हैं हम। तो अर्थिंग जैसा कि आपने देखे हैं कई इलेक्ट्रिक अप्लायंस के देखे होंगे आपने, तो उसमें रेड वायर होता है, एक ब्लैक वायर होता है और एक ग्रीन वायर होता है। तो ये जो ग्रीन वायर होता है ये ही अर्थिंग वायर कहलाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर कहते हैं। और रेड वायर होता है उसे लाइव वायर कहते हैं, और ब्लैक को न्यूट्रल वायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं ये हमारे हाथ से इसे हम टच करते रहते हैं कई बार, तो कई बार ऐसा चांस होता है कि जो उसके ऊपर इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाए या क्रैक हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो बेयर वायर है वो टच हो जाएगा मेटल से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर मेटल से टच हो गया वो वायर, तो उस केस में पर्सन को उस मेटल को टच करते क्या लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो उस केस के लिए क्या किया जाता है, मेटल को अर्थ किया जाता है ना, अर्थिंग करते हैं उसमें। तो अर्थिंग करने से वो करंट क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। तो बाय अर्थिंग वी मीन दैट द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू थिक कॉपर वायर विच इज बरीड डीप अंडर अर्थ, ठीक है, विच इज बरीड डीप अंडर अर्थ। जो मेटेलिक बॉडी होती है, ठीक है, वो अगर कनेक्टेड हो जाए अगर कॉपर वायर से, उसमें मेटेलिक बॉडी, इसमें क्या करते हैं अर्थिंग करने के लिए हम मेटल के साथ में कॉपर वायर को जोड़ देते हैं और उससे बरीड कर देते हैं अंडर द अर्थ। जैसे ये वायर है, इसके नीचे हम कॉपर प्लेट लगा देते हैं एक, और इस कॉपर प्लेट को बरीड कर देते हैं अंडर द अर्थ, है ना। तो ये अर्थिंग कहलाती है। तो इससे क्या होता है, और इसके चारों तरफ फैला दिया जाता है चारकोल और कॉमन साल्ट। इससे क्या होगा, जो अर्थ होती है, अर्थ हमेशा जीरो पोटेंशियल पर होती है ना। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, अब उसमें चाहे कितना भी करंट आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इफ़ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस गेट शॉर्ट सर्किट, अगर कभी भी कोई अप्लायंस शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो सारा करंट मेटल बॉडी में आएगा, और मेटल बॉडी को हमने कनेक्ट कर रखा है किससे, अर्थिंग से। तो वो सारा जो करंट है मेटल बॉडी से किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है, अर्थ में चला जाएगा। और अर्थ का पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से मेटल बॉडी के अंदर अगर कोई करंट आ गया शॉर्ट सर्किट के कारण, और मेटल बॉडी से अगर हमने अर्थिंग की हुई है, तो वो अर्थ सारा अर्थ में ही चला जाएगा, है ना। और अगर जैसे क्या होता है, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट राइजेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट द फ्यूज़ वायर मेल्ट, अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। बट द अप्लायंस विल नॉट रिसीव एनी करंट एज इट इन अर्थन, और कोई भी अप्लायंस होता है अगर हमने उसको अर्थिंग कर रखा है तो वो करंट उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। इज इट क्लियर, इसलिए अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे हम, द कॉपर वायर शुड बी well insulated, the high power device should have separate wiring circuit, and too many appliances should not be connected to same socket. Right uses of electromagnet, electromagnet के uses क्या हैं, तो it is used for breaking rocks, it is used for separating magnetic and non-magnetic substance, it is used in electric motors and generators. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एसी, इट वेरीज कंटिन्यूसली एंड पीरियडिकली रिवर्स द डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ चीपर, ये सस्ती भी होती है, एसी जो है चीपर होती है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस प्लेस, एंड डीसी क्या होता है, इट हैज़ ए कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है।
और ये कॉस्टली होती है, इट इज़ ए कॉस्टली, इट कान बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस प्लेस, डीसी को ट्रांसमिटेड नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज़ स्प्लिट रिंग एंड हाउ डज इट प्रोड्यूस डीसी, ठीक है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ ए बिग कॉपर रिंग स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स, जैसा मैंने आपको बताया था, एक इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। और डीसी क्या होती है, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज़ वोल्टेज स्टेबलाइज़र, वोल्टेज स्टेबलाइज़र क्या होता है, इट गिव्स आउट कांस्टेंट वोल्टेज, जो आपको कांस्टेंट वोल्टेज देता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज स्टेबलर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू।